हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कुछ जीएस के क्वेश्चंस की जो कि आरडब्ल्यूए पे जो मॉक टेस्ट होता है, जो उनके ऐप पर मॉक टेस्ट होता है उसमें जो जीएस पोर्शन होता है वो सारा जीएस पोर्शन हमने कंपाइल किया है जिसमें टोटल 1290 क्वेश्चन है और उनको हमने एक पीडीएफ में कंपाइल किया है। तो चलिए उसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, जिसे हम दलदल का मृग भी बोलते हैं। और व्याख्या में देखिए यहाँ पर है कि राज्य पशु बारहसिंघा है और उत्तर प्रदेश में दलदल में पाया जाने वाला मृग है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में हुई थी, जो कि सबको पता होगा। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है और राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एसएनजीज को सलाह, मार्गदर्शन और केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? तो ये होगा के संथानम समिति। अब इसमें देखिए इसकी व्याख्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। में भ्रष्टाचार पर गठित के संथानम समिति की रिपोर्ट पर की गई थी। इस आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और अधिकतम 2 सदस्य हो सकते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर समिति में प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष नेता और गृह मंत्री शामिल होते हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में कर दिया था। आरबीआई भारत सरकार की बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। कई पेपर में ये पूछा गया है कि बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है, तो वो कौन सा बैंक होगा? आरबीआई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? तो ये है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे कि 2010 में बना था ये। और इसी को क्या किया जाता है कि अथॉरिटी है ये स्टेब्लिश फॉर इफेक्टिव एंड प्रॉम्प्ट डिस्पोजल ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। मतलब जो पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो भी मैटर्स होते हैं और उन पे जो इफेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं वो सब कौन देखता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति के वाहन को जब्त कर सकता है। एक प्राधिकृत अधिकारी जो होता है, जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है, वो किसी के वाहन को कब जब्त कर सकता है? जब उसके पास क्या हो? वैध परमिट या पंजीकरण ना हो, मतलब कि वैलिड परमिट और रजिस्ट्रेशन ना हो। उसमें क्या आ सकता है? उसमें आ सकता है जैसे जो लाइसेंस नहीं होता या जिसकी एज कम है, तो उन सबको क्या कर सकता है? बाइक को सीज कर सकता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं साइनो बैक्टीरिया को कहते हैं। ठीक, ये मशरूम नहीं होगा और ये एनेमिना, ये सब नहीं होंगे। साइनो बैक्टीरिया नीले हरित शैवाल के रूप में भी जाना जाता है। नीले हरित शैवाल को ही क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। ठीक है। ये एकल कोशिका, इनमें क्या होता है? एकल कोशिका मतलब क्या होता है? ये यूनिसेलुलर होते हैं। एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव होते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी और सभी प्रकार के पानी में पाए जाते हैं। मिट्टी और पानी में पाए जाते हुए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। जिस तरह पौधे सूर्य के प्रकाश, तो ये भी एक तरह के पौधे होते हैं जो एल्गी होती है, तो ये भी खाना बनाते हैं किससे? सूर्य की किरणों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के लिए अर्धन्यायिक निकाय के रूप में प्रावधान करता है? तो वो क्या है? आर्टिकल 280, जो कि सभी को याद होगा। अब इसमें देखते हैं व्याख्या इसकी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 220 वित्त आयोग के अर्धन्यायिक निकाय के रूप में प्रदान करता है। इस आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पूर्व कर सकता है। वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन है? केसी नियोगी। 15वें वित्त आयोग कौन है? अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के एन.के. सिंह है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर भारत निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो ये बहुत ही सिंपल है, 2 होते हैं। देखिए टोटल 3 होते हैं, जिसमें से एक
मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अदर होते हैं। अभी इस समय कौन है ये? ज्ञानेंद्र कुमार, जो कि इस समय काफी चर्चा में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर भारत के निर्वाचन आयोग में 2 सदस्य होते हैं। भारत के संविधान अनुच्छेद 224 में क्या दिया गया है? इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र एक निष्पक्ष निर्वाचन आयोग होगा। यह आयोग लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानसभाओं के सहित सभी पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटन में मान्यता प्रदान करता है। अल्फा पार्टिकल किससे चार्ज होते हैं? तो पॉजिटिव आयन से चार्ज होते हैं, जीरो से नहीं होते। अल्फा कण धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। ये कण मुख्यतः हीलियम नाभिक होते हैं। इंपॉर्टेंट है, कौन सा नाभिक? हीलियम नाभिक होते हैं, जिनमें 2 प्रोटॉन व 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इनके दोहरे धनात्मक आवेश के कारण एक कणों में अत्यधिक आयनीकरण शक्ति होती है। कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, प्लेटिनियम द्वारा सतह उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2007 में पूंजी आयोग के गठन के पीछे मुख्य कार्यसूची एजेंडा क्या था? ये जो पूंजी आयोग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या था? तो केंद्र राज्य संबंध था। केंद्र राज्य संबंध को स्थापित करने के लिए या उसको बेहतरी के लिए पूंजी कमीशन बना था, जो कि 2007 में बना था। आगे देखते हैं। वर्ष 2007 में पूंजी आयोग का गठन मुख्य कार्यसूची एजेंडा केंद्र राज्य संबंध थी। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पूंजी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने केंद्र और राज्य के मध्य मौजूद व्यवस्थाओं के प्रकार, विधायी तथा प्रशासनिक संबंधों का परीक्षण की रिपोर्ट दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम के किस रूप को जाना जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं, जो कि कब आया था? 1919 में आया था। और ये मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड ये 1919 में, साइमन कमीशन 1928 में, और क्रिप्स मिशन 1919 के भीतर परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका में भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। सुएज नहर किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर, मेडिटेरियन सी और रेड सी। कौन जोड़ता है? सुएज नहर। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को 2 जल निकायों को जोड़ती है। सुएज नहर 193 किलोमीटर लंबी है, जो कि कहाँ स्थित है? मिस्र में है। एक कृत्रिम समुद्र स्थितीय जलमार्ग है। इसे अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए 1869 में खोला गया था। हाल ही में विमोचित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज के लेखक कौन है? तो ये है कौन? नमिता गोखले है। अरुंधति रॉय की आपने कई किताबें पढ़ी होगी, किरण देसाई की भी और झुम्पा लाहिड़ी की भी। देखते हैं नीचे। नमिता गोखले हाल ही में विमोचित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज शीर्षक से 15 कहानियों के संग्रह को लेखिका नमिता गोखले हैं। इनकी 25वीं पुस्तक है स्पीकिंग टाइगर, द्वारा प्रकाशित। यह खंड 2 खंडों में व्यवस्थित है। प्रेम और अन्य चिपताइन की कई इसी तरह की क्या है पुस्तकें, लेकिन जो भी हाल ही में विमोचित हुई है तो उसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन है? नमिता गोखले, और पुस्तक कौन सी है? लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। ठीक है। आगे देखते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद थे? मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा, ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो इसमें कितने थे? 30 थे अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद? 30। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में 1948 में 30 अनुच्छेद है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। घोषणा कब की गई थी? 1948 में 10 दिसंबर को। प्रस्तावना के अतिरिक्त 30 अनुच्छेदों को शामिल किया गया। प्रत्येक 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि जो कानून मौलिक अधिकारों से असंगत है? याद करिए, अधिकारों से जो असंगत है उनको अल्पीकरण में होंगे, वे अकृत व शून्य होंगे। तो ये है आर्टिकल 13। आर्टिकल 32 क्या है? DPSP। ठीक, ओह सॉरी, DPSP करें,
ये है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करता है। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है कितनी? 5 रिट जारी करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में यह घोषित करता है कि जो कानून मौलिक अधिकारों के संगत या उनके अल्पीकरण में होंगे वे अकृत व शून्य होंगे। इसके तहत संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी ये ढक गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के राज्यपालों के परिश्रमिकों और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये है केवल भारतीय संसद। नॉर्मल सी बात है, अगर राज्यपाल के लिए कानून बनाना होगा तो संसद ही बना सकती है, कोई एक इंसान नहीं बना सकता है। बाकी प्राइम मिनिस्टर को भी कौन चुनता है? हमारे देश के प्रेसिडेंट चुनते हैं। कौन चुनता है? प्रेसिडेंट चुनते हैं। और फिर जो मंत्री परिषद के होती है वो किसके? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर भी प्रेसिडेंट ही चुनता है। आगे बढ़ते हैं। डैश के मामले में यह कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी उपयुक्त मामले में जमानत देने की शक्ति प्राप्त है। कौन? उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत। तो ये कौन सा कमीशन होगा? अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र। ये वही न्यूज वाले अर्नब है। किस वर्ष बाबर तैमूर वंश में फरगना में अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा? तो ये होगा 1494 में। भारत में बाबर का शासन कब से कब तक था? 4 वर्ष था भारत में। और उसके बाद बाबर की पहली लड़ाई किससे हुई थी? ये थे लोधी थे। ठीक है। 1949 में बाबर तैमूर वंश में फरगना में अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा। बाबर का जन्म 1483 को इम्पोर्टेंट नहीं है, पिता का नाम इम्पोर्टेंट है, उमर शेख मिर्जा। ये कौन सी थे? मिर्जा परिवार से थे। और ये जो वंशज थे तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। अपने पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। भारत में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी तथा 1570 में बादशाह की उपाधि हासिल की थी। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेश के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। 42वें संविधान संशोधन 1976 को, जिसे क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें काफी चीजें जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान के 10 मौलिक कर्तव्यों की समावेश समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। समिति कौन थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं निम्न में से कौन सा रोग लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन सा रोग है जो लीवर कैंसर से? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। और इन्फ्लुएंजा, ये भी एक इन्फ्लुएंजल बीमारी है, और ये क्या होता है? विटामिन डी से रिकेट्स होता है कमी से। हेपेटाइटिस बी, यकृत बी रोग लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ है। दीर्घकालिक हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये सिरोसिस का कारण बनता है, वे बिना उपचार के कैंसर का कारण बनते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला को टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 में शामिल किया गया? किस महिला को किया गया? तो वो है पूर्णिमा देवी बर्मन, एकमात्र महिला है जिन्हें शामिल किया गया। पूर्णिमा देवी बर्मन टाइम्स मैगजीन ने भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणकर्ता, इंडियन बायोलॉजिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट पूर्णिमा देवी बर्मन को 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया गया। कौन है? पूर्णिमा देवी बर्मन। जानबूझकर अपराध करने वाले किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को क्या कहा जाता है?
ये कहा जाता है दुष्प्रेरण। ठीक है, जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरण कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता, ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अब तो बीएनएस हो गया है। निम्न में से किसी भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में से किसी भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है कार्यकारी प्रमुख, यही होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो सिर्फ उसको क्या कहते हैं कि साइन के लिए होता है। राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कितने से शुरू होते हैं? 52 से शुरू होते हैं। 61 तक इम्पोर्टेंट। 61 में क्या है? महावियोग है। 52 में क्या है? पद है। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होते हैं? ये होते हैं राज्यसभा के स्पीकर। और राज्यसभा के नहीं, लोकसभा के, कंफ्यूज हो गए। चलिए, भारत के प्रधानमंत्री को भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख के रूप में जाना जाता है। 674 के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वाधिक मंत्रिपरिषद होगी। LIC प्रीमियम पेड कैन बी क्लेम्ड एज अ डिडक्शन अंडर द इनकम टैक्स और धारा 80C। क्वेश्चन क्या था? LIC प्रीमियम के भुगतान का दावा आयकर अधिनियम के तहत कटौती के रूप में किया जा सकता है। तो कौन सी धारा? 80 के तहत। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। LIC प्रीमियम पेड कैन बी क्लेम्ड एट अ डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 80 का सी। LIC प्रीमियम के भुगतान का दावा आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के रूप में किया जा सकता है। अतः जीवन बीमा पॉलिसी के भुगतान में किए गए प्रीमियम के कुछ शर्तों के अधीन कर योग्य आय पहुंचने से पहले सकल आय को घटाया जाता है। कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले में सद्भावनापूर्वक सूचना देता है, कोई दायित्व उसका नहीं होता है। भाई दायित्व क्यों होगा? वो एक अच्छा काम कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसने कोई इन्फॉर्मेशन दे दी है तो उसे पुलिस पकड़ लेगी, उससे मारा जाएगा कुछ, उसका कोई दायित्व नहीं होता। वो एक मानव होने के कारण अपना फर्ज निभाता है। कोई पड़ोसी समुद्र सुरक्षा घरेलू हिंसा, वो मैंने बता दिया सब। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध आदेश का अर्थ के तहत किया गया है। सेक्शन 3। कौन से? सेक्शन 3, निरोध आदेश। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिटेंशन ऑर्डर। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध आदेश का अर्थ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम धारा 3 के तहत किया गया आदेश है। 1980 के एक निवारक निरोध कानून है। इसके तहत भविष्य में किसी व्यक्ति को अपराध करने या अभियोजन बचने से रोकने के लिए हिरासत में लिया जाना शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सब आसान है, ये हार्डवेयर मार्कअप लैंग्वेज किसी का नहीं होता। हाई लेवल ये HLML का होता है। HTML का क्या होता है? हाइपर मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे इसी तरह पूछ लेता है रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। CPU का क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और भी पूछता है इसमें, लैन वैन ये सब पूछता है। ठीक है। और ATM का पूछता है। ATM का क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ALU का पूछता है। ALU का क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए आगे बात करते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया उनमें से निम्न कौन? पट्टाभी सीतारमैया। क्या क्वेश्चन पूछा गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में अधिनियम में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया उसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो पट्टाभी सीतारमैया शामिल नहीं। फजल अली थे, KM पानिकर थे, HN कुंजरू थे। ये आपको, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो ये आपको याद जरूर होगा। तो कौन नहीं थे? सीतारमैया नहीं थे।
अभी इसकी व्याख्या देखिए, बड़ी व्याख्या है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया उसमें पट्टारवी सीतारमैया शामिल नहीं थे। इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, ठीक है, जबकि इस आयोग के दो अन्य सदस्य पणिकर थे और कुंजरू थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया, राज्यों के पुनर्गठन में भाषा के मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसमें एक राज्य की भाषा सिद्धांत को स्वीकार कर दिया गया। उत्तर सबसे पहला राज्य भाषा के आधार पर कौन बना था, तो वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मैं भी कंफ्यूज। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, वो है उर्दू। हिंदी के बाद पूछा होगा भाषा, हिंदी और उर्दू। यहाँ पहली है हिंदी और दूसरी है उर्दू। बोडो ये कहाँ की भाषा है, असम की। संथाली, संथाला ट्राइब, कोंकणी, कोंकण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, दूसरी उर्दू है। भारत के तहत उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं में अवधी, इसमें ब्रजभाषा बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, अवधी, अवधी छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये सब कौन सी भाषा है, पूर्वी भाषा, मतलब पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान है, इसमें 6 प्रकार है, बता दें आपको। 19 का 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहला क्या है, वाक की स्वतंत्रता, फिर क्या होने की, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब संघ बन गया तो क्या करेंगे, संचरण करने की स्वतंत्रता, घूमने की। अब हम घूमेंगे तो क्या करेंगे, बसने की स्वतंत्रता। अब बस जाएंगे तो क्या चाहिए हमको, व्यवसाय चाहिए, नौकरी करने की स्वतंत्रता, ठीक है। छठवें में क्या है, नौकरी करने की या व्यवसाय की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत, एक मिनट, लगता है इसका सेल खत्म हो गया है, एक मिनट। पहले ऐसे ही देखिए, तब तक मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप पैटर्न के अध्ययन को कहा जाता है। द स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी इज कॉल्ड डेमोग्राफी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ पर सेल खत्म हो गया था, तो अब सेल लगा लिए हैं। चलिए फिर से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं और आपको भी करा रहे हैं, तो इस ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो मुझे भी ना है, तो इसमें आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। द स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी इज कॉल्ड डेमोग्राफी होता है। एंथ्रोपोलॉजी बताइए आप लोग क्या होता है, ह्यूमन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी इज कॉल्ड डेमोग्राफी। मैं बार बार क्यों पढ़ता हूँ, ताकि मुझे भी याद हो जाए अच्छे से और आपको भी याद हो जाए कि पेपर में गलत होने का कोई चांस ना रहे। हिंदी में बड़े मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप पैटर्न को कहा जाता है डेमोग्राफी। ये उसी को लिखा गया। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधित प्रावधान है, भाग 2 है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित। नागरिक भारत में क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 18 साल के लोग वोट
दे सकते हैं, ठीक है, वोट दे सकते हैं। पार्ट 1 में क्या है, संघ और राज्य है। और कौन सा दिया है, पार्ट 3 में क्या है बताइए, मौलिक अधिकार। पार्ट 4 में क्या है, देखिए एक में है डीपीएसपी और पार्ट 4 में क्या है, मौलिक कर्तव्य। चलिए आगे देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इंग्लिश में पढ़ता हूँ। द की पेयर इन्वेस्टेड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 evinces an unstematic crypto system in which private key and are related। बड़ा भयानक क्वेश्चन भैया ये है, इसके गणितीय रूप में इन मैथमेटिकल फॉर्म रट लीजिए क्योंकि समझ नहीं पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिकल्पित की पेयर, जैसे ही आपको की पेयर दिखाई दे तुरंत मैथमेटिकल मार के आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन अधिनियम ने 11वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा। सिंपल सा देखिए, 4 अनुसूची जोड़ी गई थी, पहले शुरू में 8 थी, फिर उसके बाद 9वीं जोड़ी गई, 10वीं जोड़ी गई, 11वीं जोड़ी गई और 12वीं जोड़ी गई। पहली 9वीं जो थी वो पहले से जोड़ी गई, पहले संविधान संशोधन से। दूसरी जो है वो 52वें से जोड़ी गई, तीसरी जो है वो 73वें से जोड़ी गई और ये 74वें से जोड़ी गई। तो पूछा कौन सा है, शेड्यूल 11वां पूछा है, तो ये हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन 1992। 74वां कौन था, 1993 94 था। ये देख लीजिए यहाँ पर, इस संशोधन द्वारा एक नया भाग तथा इनके अंतर्गत अनुच्छेद 243 का दूषित तक जोड़े गए। पंचायती क्या था, पंचायती राज व्यवस्था थी। हाल ही में किस कंपनी ने अपने पहले क्वांटम कंप्यूटर चिप ओसेलॉट का अनावरण किया। अमेजन ने। किसका किया, ओसेलॉट का। गूगल की विलो, ये इंपॉर्टेंट है, गूगल विलो और माइक्रोसॉफ्ट के मेजराना के बाद अमेजन ने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अमेजन वेब सर्विस एडिटिव सेंटर फॉर कंप्यूटिंग में बना। निम्नलिखित में से किसे राज्य विधायिका के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। ये जो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है, और राज्य लीडर तो एडवोकेट जनरल होगा। फिर राज्य में एडवोकेट जनरल होता है और जो केंद्र में होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल। ये देखिए दोनों सदनों में भाग ले सकता है, भाषण भी दे सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी किस आर्टिकल में बताइए, 315 से 323 तक यूपीएससी के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर अच्छा बताइए, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पहली बार वर्ष में पारित किया गया था 1950, आज़ादी के बाद ही पारित कर दिया गया था जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी अबॉलिशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1950। अब आगे देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकीकरण के लिए जिम्मेदार है। कौन से प्राइम मिनिस्टर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के लिए, तो वो है नरसिम्हा राव, रट लीजिए। इसको हम एलपीजी भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एलपीजी के लिए नरसिम्हा राव। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन को निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है, भारतीय पार्लियामेंट है। देखिए अनुच्छेद 125 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है, ठीक है, तो ये याद रखिए 125 के तहत। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड है, इकोसिस्टम का क्या है,
उल्टा पिरामिड है किसका? वायु मास का पिरामिड तो होता है तालाब। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कई बार पढ़ चुका तो ये मुझे रट चुका है। कौन क्या होगा? तालाब होगा। इसमें क्वेश्चन क्या है? परिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है। सभी बंजर भूमि तथा खाली भूमि का सार्वभौमिक भूमि स्वामी किसे कहा जाता है? सरकार को कहा जाता है। जो भी भूमि जो बंजर है जिसमें कुछ नहीं, और ऐसी भी भूमि जिन पे सरकार कुछ बनाना चाहती है और वो किसी और की है तो उस पे भी सरकार का हक हो सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था? फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था, लेकिन फिर इसको हटा दिया गया। और हटा के कहाँ भेज दिया गया? 300A में 12वें भाग में। ठीक है, पहले 7 थे, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, इसको हटाने के बाद कितने बचे? 6 बचे। मौलिक अधिकार कौन से भाग में दिया गया है? भाग 3 में दिया गया है। विच आर्टिकल भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? बहुत ही आसान, 15 का 3, 15 का 2 ये होता है कहीं भी तालाब, कोई भी जो सार्वजनिक प्लेस है, आप उस पर आपका समान अधिकार है, सारे नागरिकों का समान अधिकार है। 15 क्या होता है? किसी भेदभाव, मतलब इनमें सभी आर्टिकलों में दिया गया किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो सार्वजनिक स्थल पर हो या महिलाओं के साथ हो, बच्चों के साथ हो, कोई भी फोर्स्ड नहीं करेगा किसी को लेबर के लिए, बेगार के लिए। फुल फॉर्म ऑफ सार्स, सार्स का फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब इसको हिंदी में पढ़ने का फायदा नहीं, क्योंकि फुल फॉर्म जो होते हैं वो इंग्लिश में ही अच्छे से याद होते हैं। सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये क्या? इसको पढ़े देखिए, सार पूर्ण रूप सीवियर मेंटी एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण होने वाला एक श्वसन रोग। ठीक है, निम्नलिखित में से औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष परिमाण क्या था? भारत की व्यवस्थित, क्या? भारत की व्यवस्थित उद्योगीकरण, सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट? सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। कौन सा संगठन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? सिंपल है, निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में है। किसमें है? आर्टिकल 324 में है। कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर होते हैं, एक प्रमुख चुनाव आयुक्त होता है, 2 और होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आते हैं? देखिए, भू राजस्व, भू अभिलेख, शहरी भू हदबंदी। तो बताइए कौन कौन से आते हैं? 1, 2 और 3 तीनों आते हैं। कौन कौन से हैं? राजस्व है, भू अभिलेख है, शहरी भू हदबंदी भी है। जनहित याचिका PIL की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न की गई? USA से की गई। भारत में महिला, किस महिला को कहा जाता है? तो हिंगू रानी, जिन्होंने 100 से ज़्यादा PIL, 100 से ज़्यादा PIL दर्ज करवाए थे। ठीक है, और शायद पुरुष में आयंगर जी हैं, आयंगर या खेर, दो में से कोई एक है। वह उपकरण जिसे परिपथ पे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा, सीरीज में जोड़ा जाता है, सीरीज में। तो सीरीज में किसको जोड़ा जाता है? अमीटर को। एनेमोमीटर से क्या किया जाता है? नापा जाता है। क्या नापा जाता है? पता नहीं। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम इलीगल बिजनेस, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम इलीगल बिजनेस कर योग्य होता है, टैक्सेबल होता है। लीगल बिजनेस होगा कि इलीगल? इलीगल बिजनेस है तो इसमें कर कहाँ से देंगे फिर? अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ कर योग्य होता है, टैक्सेबल। अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ कर योग्य होता है जिस आमदनी का भुगतान नहीं किया जाता है। ठीक, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 224 के आय शब्द की समावेशी परिभाषा देती है। धारा 24, 224 1961 के
भारत के लिए एक संविधान का विचार पहली बार कहाँ पेश किया गया? एम एन रॉय ने किया था। एम एन रॉय के बाद गंगाधर ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था। फिर जवाहरलाल नेहरू क्या लाए थे? ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये सारे क्या है? ये हैं आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर इंडिया, इन लोगों ने किया था। देखिए, भारत के लिए एक संविधान का विचार पहली बार एम एन रॉय ने दिया। 1885 में स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने मांग की। संविधान सभा के निर्माण कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत किया गया। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी थे। क्यों थे? क्योंकि सबसे बुजुर्ग थे। और ये शायद ये चीज लिया गया था फ्रांस से कि जो बुजुर्ग होगा उसी को हम अध्यक्ष बनाएंगे। फिर स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियम कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा संविधान, फिर उसके बाद न्यायालय होता है। और उससे भी बड़ी क्या होती है? जनता होती है। एक लोकतांत्रिक देश में जनता सबसे बड़ी होती है। जनता को संविधान को मानना होता है और न्यायालय एक निष्पक्ष न्याय करता है। हाई कोर्ट 214, सुप्रीम कोर्ट 124, संसद है 79 में, राज्यसभा लोकसभा 80-81 में, प्रेसिडेंट इसका 52 से 61 तक आर्टिकल है, प्राइम मिनिस्टर ये है 74। सर्वोच्च न्यायालय के गठन 124 में दी गई। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार स्पीडिंग रेसिंग के लिए जुर्माना कितना है? 5000। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है और पकड़ा जाता है तो 25,000 जुर्माना। और केस किसके ऊपर होगा? पेरेंट्स के ऊपर। ऐसे क्या होता है? स्पीड के लिए 5,000 रुपये होते हैं। ये 2019 की धारा है, 5,000 रुपये होते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का आदेश देता है? समान नागरिक संहिता को लागू करने का आदेश देता है। तो आर्टिकल 44, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। यूसीसी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 सरकार के पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देता है, जबकि संविधान 40 ग्राम पंचायत के गठन को दिखाता है, 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन को दिखाता है। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और अनुसूचित की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जितने भी सांविधिक हो या संवैधानिक आयोग हो, सबकी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, जो केंद्र स्तर पर होते हैं। आगे चलते हैं। भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक दर थी? तो किसमें थी? 1911 से 21 के बीच में इसमें जनसंख्या कम बढ़ी थी। 1911 से 1921 के बीच में भारत की जनसंख्या के इतिहास में वर्ष 1911-21 के दशक में भारत जनसंख्या वृद्धि को ऋणात्मक दर की गई। 1901 से 21 की अवधि को भारत की जनसंख्या के विकास का स्थिर या अस्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है। देखिए, मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ बोलने में गलत भी हो जा रहा है क्योंकि रिवीजन करना है। आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन कर लें उतना ही फायदा हो। हम लोग अभी तक 60 क्वेश्चन लगभग कर चुके हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? देखिए, आर्टिकल 14 में 2 चीजें ली गई। कौन? समान संरक्षण और समता। तो संरक्षण यूएसए से ली गई है, समता ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है।
तो संरक्षण पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। जापान से हमने विधि का शासन लिया है। क्या लिया है? विधि का शासन। कनाडा से हमने क्या लिया है? मजबूत केंद्र लिया है। मजबूत केंद्र लिया है। फेडरलिज्म लिया है। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट यहीं से लिया। फ्रेंच से फ्रेंच से तो सच्चिदानंद सिन्हा को जब बनाया गया था स्थायी सदस्य, तो ये फ्रेंच की मतलब फ्रांस का ही कानून था कि जो बुजुर्ग में जो संविधान सभा में जो सबसे बुजुर्ग होता है उसी को हम अध्यक्ष बना सकते हैं। अनुच्छेद 14 में कानूनों का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों का जिक्र है। इसके अधिकार अनुच्छेद 14 से समानता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशस्ति विश्व धरोहर स्थल है? बहुत ही आसान प्रश्न है। ताजमहल। और कौन सा है? कौन? इलाहाबाद फोर्ट नहीं है, आगरा का किला है। कौन सा? आगरा का किला है। ये भी विश्व धरोहर में 1983 में जोड़ा गया था, और ये ताजमहल भी 1983 में ही जोड़ा गया था। ठीक है। कौन किसने बनवाया था इसको? शाहजहां ने। किसकी याद में? मुमताज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीआरपीसी की धारा। सीआरपीसी की धारा वैसे पढ़ना जरूरी नहीं, पढ़ लेते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में पावर एंड सबसीजन अंडर सेक्शन सीआरपीसी आर्टिकल 100। हाल ही में भारत का 58वां रिजर्व टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? अब देखिए इसको एलिमिनेट करके कैसे किया। काजीरंगा बहुत पुराना है। ठीक है। बांधवगढ़ ये भी बहुत पुराना है। सतपुरा ये भी पुराना है। बचा क्या? माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो यही होगा कौन सा? 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान बना है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। माँ से मध्य प्रदेश, माँ से माधव। 58वां टाइगर रिजर्व है, सबसे पुराना। काजीरंगा में क्या पाया जाता है? गेंडा, एक सींग वाला गेंडा। मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश का? मोहन यादव। उत्तर प्रदेश का कौन है? योगी। कितनी बार बन चुके हैं? 2 बार। जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर ऑफ स्टेट। ये बिल्कुल जिस तरह प्रेसिडेंट केंद्र में कार्य करता है वैसे ही गवर्नर राज्य में कार्य करता है। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो कौन होता है बताइए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में कुछ मैं बता दूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताने लायक कुछ है ही नहीं, सब आपको आता होगा। भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? पंचायत चुनाव में तो 21 साल, लोकसभा में 25 साल, राज्यसभा में 35 साल जाने के लिए उम्र, राष्ट्रपति के लिए 35 साल, प्रधानमंत्री के लिए पता नहीं। न्यूनतम आयु चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा में 30 होनी चाहिए, देखिए लिखा है। लोकसभा में 25 होनी चाहिए, पंचायत में 21 होनी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था को 1992 में भारतीय संविधान 73वें संशोधन मानकर लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था को वर्ष 1992 में भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था। आगे बात करते हैं। कौन सा संवैधानिक निकाय राष्ट्रपति को करों की शुद्ध आय के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज अंतर, बाप रे इतनी में, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस, ये क्या होगा? फाइनेंस कमीशन। टैक्स का सीधी सी बात है, फिर ये किसको देता है? राष्ट्रपति को ब्यौरा देता है अपना, किस टैक्सेशन को लेके कौन देता है? फाइनेंस कमीशन। वित्त मंत्री कौन है? जल्दी बताइए। निर्मला सीतारमण, जिन्होंने पहले जीएसटी बढ़ाई, फिर कम कर दी, और कहा कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। जो इन्होंने नई जीएसटी मॉडल है इसको जीएसटी 2.0 कहा जाता है, जिसमें कितने स्लैब है? 4 स्लैब, 0 को लेके 5 स्लैब। कौन कौन से? 5, 10, 15, 20, 25।
20 तक है शायद। जीरो को छोड़ के 5 है, 5 से 25 तक। लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत की दो भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को दो भागों में 1905। मतलब सीधी सी बात क्या है, बंगाल विभाजन। अच्छा, ये खत्म कब किया था बंगाल विभाजन? 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। क्या लगा था? दिल्ली दरबार। तो यहाँ पर कौन सा आया था? जेम्स प्रिंसप आए थे, राजा इंग्लैंड के राजा और रानी आए थे। तो वहीं से क्या किया गया, इसको समाप्त कर दिया गया बंगाल विभाजन को। ये देखिए। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सीधी सी बात है, प्रेसिडेंट। जितने भी संवैधानिक या संविधिक आयोग हैं, उनके जो चीफ होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। देखिए, नीति आयोग जो है, पहले क्या था, ये प्लानिंग कमीशन था। इसके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है बताइए? सुमन बेरी क्या है? हाल ही में उपाध्यक्ष। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया गया? 21 मार्च को। ये हाल में है, यहाँ दिसंबर चल रहा। देखिए, इसको इम्पोर्टेंट है, पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम ये बहुत जरूरी है, वन और खाद्य पदार्थ। वन और खाद्य पदार्थ, क्योंकि एग्रीकल्चर से यूपीएससी में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जंगलों से और इधर उधर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कब 21 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, और इसकी थीम थी वन और खाद्य पदार्थ। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की स्थापना 2011 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए के द्वारा किया गया था। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्चतम न्यायालय की पीठ उच्चतम पश्चिम प्रांतों के लिए इलाहाबाद में है, सब लोग जानते हैं। सबसे पहले आगरा में, ठीक। आगरा से इलाहाबाद 1869 में, मतलब 1869 में इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक, इलाहाबाद में शायद जजों की संख्या कितनी है? 33। मथुरा वाराणसी में मंदिर ही मंदिर है। शिव जी का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? यहीं पर है। सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? दुनिया का प्राचीन शहर वाराणसी को बोला जाता है। आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है। हु इज द चेयरमैन ऑफ कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स? केंद्रीय वित्त मंत्री। सीधी बात, इकोनॉमिक्स अफेयर्स है तो वित्त मंत्री ही होगा। क्या क्वेश्चन था? Who is the chairman of the cabinet committee of economics affairs which direct the coordinate government activity? सॉरी, तो प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि गवर्नमेंट का एक तरह से प्रमुख प्राइम मिनिस्टर ही होता है, तो प्राइम मिनिस्टर ही इसको देखेगा। स्पैम क्या होता है? अनसॉलिसिटेड मैसेज, सही बात है। इंटरप्शन ऑफ मेलबॉक्स सर्विसेज, थेफ्ट ऑफ इंटरनेट आवर्स 1 and 2। मेल, देखिए, मेल बार बार आते हैं, आपको मैसेजेस आते हैं स्पैम में, लेकिन थेफ्ट ऑफ इंटरनेट आवर, हम घंटे कैसे चुराएंगे भाई आपका? हाल ही में भारत का नया मुख्य निर्वाचन, अरे कहाँ से आ गया इसका क्वेश्चन? ज्ञानेश कुमार, आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार, इनकी बेटी भी है आईएएस, इनके दामाद भी है। बेटी तो नोएडा की डीएम बन चुकी है। भारत के 26वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त 26 चीफ इलेक्शन कमीशन है। कॉमन क्रो, खरगोश, चूहे, फलक जंतु, बगुला, कूट, इनमें करना क्या है? अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्मिन? हिंदी में नहीं, क्या प्रश्न इसका? यार ये सब समझ में नहीं आ रहा। चलिए लगाइए इसका उत्तर 1, 3, 4। देखिए समझते हैं 1, 3, 4 में क्या समानता है। 1, 3, 4। क्रो फ्लाई करता है। अच्छा, शब्द उड़ती है, ये चलता है। किसी भी मामले में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट की है,
कि उनकी राय में किसी व्यक्ति को निरुद्ध किए जाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं, उसे तुरंत छोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा? तुरंत रिहा किया जाएगा। एक प्रकार का साइबर अपराध जिसको उपयोग साइबर अपराधी सिस्टम नेटवर्क प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं, तो ये कौन सा होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल सर्विस अटैक। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कुछ कहते हैं, DDSA। क्या नाम इसका? डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल सर्विस अटैक। डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल सर्विस अटैक is a type of cyber crime which is used by cyber criminals to disrupt a system or network। ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल सर्विस अटैक। देखिए मैंने इसको इतनी बार पढ़ा था पर मैं अभी इसको मेरे दिमाग से ही निकल गया था। निम्नलिखित में कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑल इंडिया सर्विस। देखिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, IPS होते हैं, IAS होते हैं, IFS होते हैं। फॉरेन सर्विस नहीं होती। फॉरेन सर्विस आपको देखिए CGL के थ्रू मिलती है। कौन सी पोस्ट होती है? AMO क्या तो होती है। 1815 ईस्वी में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया 1815 में कॉलिन मैकेंजी कौन थे? कॉलिन मैकेंजी कौन थे? कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी को 1815 ईस्वी में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1815 से 1821 1815 से 1821 तक पद का धारण किया। भारत का सर्वेयर जनरल भारतीय सरकार के विज्ञान और सर्वेक्षण विभाग में प्रमुख होता था। कॉलिन मैकेंजी 1815 बने थे, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूगर्भीय 4% का निर्धारण करता है? मान्यता आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाया जाता है। माइका। कौन? माइका। हेमेटाइट नहीं होगा क्योंकि भारत में बहुत कम पाया जाता है। क्या होगा? अर्थ क्रस्ट इज कॉमनली फाउंड इन 4%। और देखिए ट्रिक लिखिए, 4% है और इसमें 4 ही वर्ड है, MIC, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज लोकेटेड इन द हेग। ये द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। पेरिस फ्रांस। जिनेवा में तो बहुत सी मुख्यालय, वाशिंगटन DC में बहुत यही 4 जगह हैं जहाँ पर मुख्यालय है ही। देखिए स्थायी मध्यस्थता न्यायालय हेग में स्थित है। नीदरलैंड के हेग में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। प्रथम एक शांति सम्मेलन के बाद यह देश और कई संतानों निजी कंपनियों के बीच मतभेद में मध्यस्थता करता है। अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले प्रथम बार अनुच्छेद 200 सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। मामले में इसकी पुष्टि किसने की थी? रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। क्या था? एक बार फिर से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल अनुच्छेद 32 के तहत 36 से 51 क्या है? तहत सर्वोच्च आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। न्यायालय के दरवाजा खटखटाने से पहले प्रथम बार अनुच्छेद 226 की सहायता लेने की आवश्यकता। 226 क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है, ठीक है। ये कौन है? रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। देखिए ये सब मॉक टेस्ट में गलत थे क्वेश्चन, लेकिन अब इनको पढ़ लिया है एक बार तो ये अब क्या होंगे? सही हो जाएंगे। क्लाउडिंग कंप्यूटिंग, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAAS इन क्लाउडिंग कंप्यूटिंग? तो क्लाउडिंग कंप्यूटिंग में क्या होगा? कंटेनर एज अ सर्विस। देखिए कैचे एज सिस्टम नहीं होगा, कंटेनर एज अ सर्वर नहीं होगा, कनेक्शन एज अ सर्विस नहीं होगा। तो जो एक कंप्यूटरी भाषा लग रहा है वो कंटेनर एज अ सर्वर लग रहा है, सर्वर को कंटेन करने वाला। तो फुल फॉर्म CAAS इन क्लाउड कंप्यूटिंग। A criminal complaint can be made to a magistrate under section of CRPC 200। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में। कब हुई? राष्ट्रीय पिछड़ा NBCC बैकवर्ड क्लास। अब देखिए इसकी व्याख्या बड़ी है, अच्छे से पढ़िए, इसी व्याख्या से एक प्रश्न आपको मिल जाएगा।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 102वां। इस आयोग को सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतें तथा कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। इससे पहले वर्ष 2017 में 123वें संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया ताकि पिछड़े वर्गों के हितों में प्रभावी ढंग से सुरक्षित किया जा सके। उत्तर प्रदेश से सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है। कितने हैं? 31। लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। किसकी? उत्तर प्रदेश की। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे एरिया में चौथा है। उत्तर प्रदेश में 160 राज्यसभा में और 80 देता है राज्यसभा की संरचना। लोकसभा होगा यहाँ पे। लोकसभा की संरचना होती है आर्टिकल 245। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। ठीक है। 12 सदस्य क्या किए जाते हैं? नामांकित किए जाते हैं। खेल जगत, आर्ट, कला से संबंधित राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। एज पर सेक्शन 2 ACT-BSA 2000 डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। संथाल विद्रोह बहुत ही जरूरी प्रश्न। संथाल विद्रोह 1855-56। कुन्हू मुर्मू, सिद्धू मुर्मू, कुन्हू मुर्मू 2 भाई थे, तो यहाँ पे सिद्धू मुर्मू का ऑप्शन दिया है। संथाल विद्रोह 1855-56। बिरसा मुंडा ने भी विद्रोह किया था, लेकिन ये संथाल विद्रोह से संबंधित नहीं थे। संथाला विद्रोह पश्चिमी नेता मुर्मू थे। इस विद्रोह में ये देखिए सिद्धू कान्हू, भैरव तथा फूलो झानो ने किया था। यह विद्रोह संथालों ने अंग्रेजी उपनिवेशक तथा अंग्रेज व गैर आदिवासी के शोषण के विरुद्ध संघर्ष था। सिद्धू कान्हू ने अंग्रेज के खिलाफ संघर्ष लगभग 10,000 संथालों को संगठित किया, क्रांति के लिए बिगुल बजा दिया। के बाद 10 नवंबर 1855 में उपद्रव इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया तथा विद्रोहियों को पकड़ा गया। नीनो डे कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकारी मुख्यालय कोचीन से कहाँ? गोवा स्थानांतरित कर दिया। पहले कोचीन में थे, ये सबसे पहला था। सबसे पहले जो आया था वो 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा। नीनो डे कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकारी मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। अल्फांसो द अल्बुकर्क के बाद नीनो डे कुन्हा पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1530 में इसने पुर्तगाली सरकारी मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। किसके बाद आया था ये? अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहते हैं भारत में पुर्तगालों का। पुर्तगाल साम्राज्य की औपचारिक राजधानी बनाया किसको? गोवा को। हाल ही में विमोचित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स, फिर वही क्वेश्चन देखिए आ गया। कौन है? नमिता गोखले। अब ये जानिए कि क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। कितनी कहानियों थे? 15 कहानियों का संग्रह था। वर्ष 2011 चुनाव में भारत के किस केंद्र शासित में लिंगानुपात सबसे अधिक है? बताइए। लक्षद्वीप नहीं, पौंडीचेरी में। इसमें शायद 1080 के आसपास, केरल में 1083 के आसपास। सबसे कम कहाँ है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के पौंडीचेरी लिंग लगभग 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। भारत केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी में 1037 तथा दमनदीप में सबसे कम है। दमनदीप में, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे कम 618 है और यहाँ पर 1037 है, तो ये 1080 केरला में है। ठीक है। और पौंडीचेरी में 1037 है। और अगर राज्य में देखें तो लिंगानुपात हरियाणा में सबसे कम है। ठीक है। अगर देखें साक्षरता, बिहार में सबसे कम है, केरल में सबसे ज़्यादा था 96 पॉइंट समथिंग, लेकिन इस समय मिजोरम सबसे आगे हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में समान है? न्याय संगत है। दोनों गैर न्याय संगत है, कोर्ट नहीं जा सकते आप इनको लेके। किसको? फंडामेंटल ड्यूटीज डायरेक्टिव डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य को। ये 4 में है, एक 4(1) में, एक 4 में। 4(1).
के मामले में परिवार न्यायालय ने दंड पीड़िता 125 मुस्लिम पत्नी के तलाक के बारी शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान। क्या किया था इसमें? पत्नी के तलाक के बाद भी भरण पोषण हेतु आवेदन को बरकरार रखा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव बर्थ कंट्रोल मेथड? किससे नसबंदी किया जाता है? नसबंदी से क्या होता है? जनसंख्या कंट्रोल की जा सकती है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब बना था? 2000 में। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज क्या? पैसा, ठीक है। तो पैसा 2000 की नोट होती है, और किसी की होती है 1955 की नहीं, ना किसी की नहीं, 2015 की नहीं। तो ऐसे याद कर लीजिए 2000 की नोट। तो पैसा मतलब फॉरेन एक्सचेंज में 2000 की नोट। जब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के बीच मतभेद हो जाती है तो राय बोर्ड की माना जाएगा, जिसके बहुमत से जो पारित हो गए, बहुमत मेजॉरिटी से। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार मैंने पढ़े हैं तो ये मुझे रट गया है। इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सीधी सी बात, राइबोसोम को कहा जाता है क्या? प्रोटीन फैक्ट्री। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी बताइए? राइबोसोम कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री को में जाना जाता है। अनुवांशिक पदार्थों में प्रोटीन संकलन। माइटोकॉन्ड्रिया का क्लोरोप्लास्ट भी पाया। क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियां होती हैं जो वो क्लोरोफिल के कारण होती है, लेकिन उसमें जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं कौन? प्रोटीन की श्रृंखला। निम्नलिखित में किसे सरकार के संसदीय स्वरूप में भी जाना जाता है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो रिस्पॉन्सिबल होती है वही पार्लियामेंट्री फॉर्म होती है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो 1974 के तहत अपने कार्यों को करने हेतु सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है धारा 20 के तहत। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिनियम धारा 20 के तहत। कन्फेशन साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति द्वारा अपराध की स्वीकृति के विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता? सेक्शन 23 का 2। साक्ष्य अधिनियम किस धारा में पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति द्वारा अपराध की स्वीकृति उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता? संस्वीकृति के विरुद्ध मतलब वो ना माने, वो लड़ना चाहे केस, उसने गुनाह नहीं किया है तो जबरदस्ती उससे करा नहीं सकते हैं कबूल। हमारे 97 क्वेश्चन हुए, 100 क्वेश्चन आज करेंगे। हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? हैबियस कॉर्पस का है किसी को सशरीर पेश करना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमाणित करना, प्रमाण देना, सिद्ध करना। हम आदेश देते हैं कि वारंट टू सर्टियरी क्या होता है? सर्टिफाइड। अगला देखते हैं, ये देखिए, हैबियस कॉर्पस याचिका शब्द किसी को सशरीर पेश करना उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या होता है? हाई कोर्ट होता है के तहत रिट जारी करने के दायरे में से एक बंदी प्रत्यक्षीकृत हैबियस कॉर्पस एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र होता है। इसके तहत किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। इस रिट का उपयोग गैर कानूनी नजरबंदी के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया? 2007। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स, ये 2007 में। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, 6 साल से नीचे के बच्चे को पेरेंट्स, मतलब ये हमारे उसमें मौलिक कर्तव्यों में है कि 6 साल के नीचे बच्चे को पेरेंट्स और सरकार क्या करेगी? देखभाल करेगी, उनके खाने पीने से लेकर उनके पढ़ाई लिखाई तक। अब 2006 के 6 साल के बाद 7वें साल में वो आवारा हो जाते हैं। ठीक है, तो उनकी प्रोटेक्शन भी करनी जरूरी है, तो इसलिए 7 से 2007 बना देंगे। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2007 हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में स्थापित किया गया था। यह अधिनियम 2005
संसद का अधिनियम है जिसे संवैधानिक निकाय का रूप दिया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आता है। आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करता है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत की नीति बाल अधिकार के संयुक्त राष्ट्र अभियान। चलिए 100वां क्वेश्चन है ये, जो कोई भी वर्ष से कम आयु के पुरुष को बहकाता है, कितने से कम आयु से? 16 से। 16, 18 नहीं लेते क्योंकि 18 में लोग जवान हो जाते हैं तो उनका बहकना अच्छी बात, मतलब वो बहकेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी भी उसमें सहमति होगी। पर 16 साल एक अल्प बालक को कहते हैं जो भी पूरी तरीके से समझदार नहीं हुआ, तो उसको बहकाना क्या है? गुनाह है। तो ये किस में कहा गया है? यदि 16 वर्ष से कम आयु के पुरुष को बहकाता है उसे अपहरण करने वाला कहा जाता है। अपहरण के एक अपराध की जब 15 से धारा 361 में किया जाता है। स्त्रियों के लिए आयु 18 वर्ष है। कर संग्रह कर के उद्देश्य से आय को वर्गीकृत किया जाता है। पर्पस ऑफ टैक्स कलेक्शन इनकम इज क्लासिफाइड इनटू 5 हेड्स। कितने? 5 हेड्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। The chairman and the member of state administrative tribunal are appointed by the president after consultation with whom? तो किससे? गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। भाई किसी स्टेट के लिए अगर किसी ट्राइब के लिए अगर कोई वो बनाते हैं मैनेजमेंट सर्विस, मतलब कि कोई आयोग बनाते हैं, तो उसमें किससे गवर्नर से सलाह लेते हैं उस स्टेट के, और चेयरमैन और उनका मेंबर तभी हम अपॉइंट करते हैं। तो ये रहे 100 क्वेश्चन। अभी हमारे पास 1290 क्वेश्चन है, तो हम 100 करके किसी दिन 200, 300, एक हफ्ते में इसको कंप्लीट कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।